आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुई कोल्ड वॉर की। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व व्यापार सलाहकार पीटर नवारो एक बार फिर से अपने भारत विरोधी बयानों को लेकर विवादों में हैं। उन्होंने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध को प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध बताया और भारत पर रूस के युद्ध मशीन को आर्थिक मदद देने का आरोप लगाया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन भारत की जातिगत दरारों का फायदा उठाने की कोशिश में है। पीटर नवारो के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि अमेरिका अब भारत में अशांति फैलाने पर उतर आया है। हो सकता है आने वाले वक्त में अमेरिका में जातीय हिंसा भड़के और इसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हो सकती है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका अब भारत में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह सत्ता परिवर्तन करने की कोशिशों में जुट गया है और इसके लिए वो जातीय घृणा और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका कई बार हाथ पैर मार चुका है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन अभी तक ऐसा करने में नाकाम रहा है। इसलिए भारत को, खासकर भारतीय जनता को बेहद सावधान रहना होगा, अमेरिकी साजिश को हर हाल में नाकाम करना होगा और सबसे बड़ी बात, ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। भारत अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। कभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ जंग को लेकर बड़बोलापन दिखाते हैं तो कभी भारी भरकम टैरिफ लगा देते हैं। अब ये तनाव पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर ट्रंप के बड़बोलेपन और टैरिफ वार से होते हुए भारत की जातीय व्यवस्था तक पहुंच चुका है। इस टेंशन को और ज्यादा बढ़ाने में अब अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की टीम भी पीछे नहीं रह गई है। अमेरिका और भारत के बीच जारी कोल्ड वॉर में ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने आग में घी डालने का काम किया है। पीटर नवारो ट्रंप के लिए वो वफादार बनकर निकले हैं जो भारत के खिलाफ अमेरिका राष्ट्रपति के 50% वाले टैरिफ नीति को सही साबित करने में लगे हैं, भले इसके लिए उन्हें लॉजिक से दूरी ही क्यों न बनानी पड़े। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत के ब्रह्मांडों पर रूस से तेल खरीद मुनाफाखोरी का आरोप डाला है। इतना ही नहीं, भारत के लोगों को भड़काने के लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि ब्रह्मांडों की इस करनी का नुकसान आम भारतीय झेल रहे हैं। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने पीएम मोदी एक महान नेता हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, भारतीय लोगों कृपया समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्रह्मांड भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर नवारो के बयान का समर्थन किया है। तरह से देखा जाए तो पीटर नवारो जो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर है, उन्होंने सही कहा कि लाभ अपर कास्ट को हो रहा। उन्होंने ब्राह्मण शब्द यूज किया, लेकिन मैं कहूँगा अपर कास्ट, कि लाभ तो अपर कास्ट ले रहा है और दंड सबको भुगतना पड़ रहा है जो छोटे छोटे कारोबारी हैं। तो यह है, और इससे क्या है कि मामला ग्लोबल होगा, भूमंडलीकरण इसका होगा और होना भी चाहिए। कौन सी चीज़ ऐसी छुपी हुई, जब हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं हुआ करता था, अनाज नहीं हुआ करता था, तो दौड़े दौड़े अमेरिका कनाडा के पास जाते थे, गेहूं ले आते थे। अब माल न्यूट्रिशन के समय में हम यूएन से एड लेते थे, IMF से एड लेते थे। तो जब देश के हित में, आम जनता के हित में कोई मदद हमारी भारत सरकार ले, तब तो ये नहीं कहते हैं कि भारत का अंदरूनी मामला इससे बेइज्जती होगी। वहीं पीटर नवारो की बात करें तो 2016 में जब ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपना कैंपेन शुरू किया था, तब से पीटर नवारो उनके वफादार हैं। नवारो ने लगातार ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का समर्थन किया है। नवारो भी ट्रंप की तरह ही मानते हैं कि टैरिफ को एक ऐसे हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसकी मदद से रणनीतिक मुद्दों को भी साधा जा सके। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने टैरिफ के मामले पर ट्रंप के विचारों को बहुत प्रभावित किया है। ट्रंप ने जब अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन पर टैरिफ लगाने का फैसला लिया था, तो उसके पीछे भी नवारो की बड़ी भूमिका मानी जाती है। 75 साल के नवारो अर्थशास्त्र और पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी PhD की है। ट्रंप प्रशासन हर हफ्ते भारत के खिलाफ तल्खी को हवा दे रहा है।
इसकी असली वजह यह है कि भारत ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीदों का समर्थन नहीं किया। दरअसल ट्रंप के लिए उनके चाहने वाले नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन दुनिया भर में कई संघर्षों को खत्म कराया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष भी शामिल है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दावे को कई बार सिरे से नकार चुके हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने में ट्रंप कोई भी किसी भी तह तक की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। वहीं भारतीय विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका भारतीय जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। भेदभाव को टूल बनाकर ट्रंप के वफादार नवारों आम भारतीयों को भड़काने की साजिश कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने रूस यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध बताकर सरकार और लोगों के बीच फूट डालने की भी कोशिश की है। लेकिन शायद ट्रंप और ट्रंप के वफादार ये नहीं जानते कि ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, बल्कि भारत में इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ट्रंप टीम की तरफ से भारत को लेकर जो बयान दिया गया है, इसके पीछे कई सवाल है और इन्हीं कुछ सवालों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम जनता के बीच में पहुंची, जिसमें से एक पहला सवाल था, क्या ट्रंप प्रशासन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? हाँ में और जो जवाब आया है वो 86%, जबकि नहीं में यानी कि बिल्कुल नहीं में 13%, कह नहीं सकते में 1% जवाब आया है। ये जनता के जवाब हैं जो हम आपको प्रतिशत के तौर पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल था, क्या व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो भारत विरोधी झूठ का प्रचार कर रहे हैं? इसके हाँ में हाँ बिल्कुल यानी कि जो जनता का कहना था 70% जनता कह रही है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और बिल्कुल नहीं यानी कि 18% जनता ये कह रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हालांकि कह नहीं सकते यानी कि जो जनता ये कह रही है कि कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, ऐसे जनता जो है 12% है। क्या नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पैरवी नहीं किए जाने से भारत से खफा है अमेरिका? ये सवाल था हमारा। जनता ने 78% जनता ने हाँ में इसका जवाब दिया और नहीं में 12% जनता ने जवाब दिया, कह नहीं सकते 10% जनता ने ये जवाब दिया है। इसके अलावा चौथा सवाल, क्या ट्रंप शांति का नोबेल प्राइज पाने के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बन गए हैं? ये हमारा सवाल था जनता से। हाँ बिल्कुल 81% जनता ने इसका जवाब दिया, नहीं में 14% जनता ने जवाब दिया, कह नहीं सकते में 5% जनता ने इसका जवाब दिया है। हमारा पांचवा सवाल था, क्या ट्रंप का दक्षिण एशियाई विरोधी एजेंडा बेनकाब हो गया है? 78% जनता का कहना है हाँ बिल्कुल, जबकि 11% जनता का कहना है बिल्कुल नहीं, और कह नहीं सकते 11% जनता ने ये जवाब दिया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ट्रंप टीम की तरफ से कई से लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह लाली विदेश मामलों की जानकार और मिताली नोकेर अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार देखिए बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, जो ट्रेड एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से भारत को लेकर या फिर टैरिफ को लेकर जो बयान दिया गया हो या फिर जो तेल को लेकर उन्होंने बयान दिया हो, इन बयानों को आखिर किस तरीके से देखा जाए? क्या प्रोपेगेंडा अमेरिका का इसके पीछे हो सकता है? नमस्कार पुनीता जी। मैं अपनी बात एक छोटे से शेर से शुरू करना चाहूंगा जी, कि ना समझ लोग भी बड़े सयाने हैं, ना समझ लोग भी बड़े सयाने हैं, वो सिर्फ अपने मतलब की बात माने हैं। ये नवारो साहब हार्वर्ड से पढ़े हैं, इनको सब समझ है। इनको हमें बताने की जरूरत नहीं कि यूरोप गैस भी खरीद रहा है और ये खुद रशिया से यूरेनियम भी ले रहे हैं, पर ये समझना नहीं चाहते। अब आपका सवाल है कि क्यों नहीं समझना चाहते। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका इस दुनिया का बेताज बादशाह रहा है। अब बेताज बादशाह को आदत थी कि बस कह दिया तो कह दिया, सारा इनका नेटो था या G21 था या G7 G9 सब इनके हिसाब से चला। अब क्या हुआ कि अब आ गया हिंदुस्तान, और कुछ हमारी भी गलती है, हमें भी शायद इतनी जल्दी तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। अभी तो 47 में हम आजाद हुए हैं और पौने 200 मुल्कों में हम चौथी बड़ी मईशत बन चुके हैं, शायद तीसरी जल्दी बन जाएंगे। अब उनको आदत थी जी हजूरी की, वो हम कर नहीं रहे हैं।
उन्होंने मोदी साहब को भी कनाडा से बुलाने की कोशिश की, जब वो पाकिस्तान का जो फील्ड जर्नैल था वो आया हुआ था, तो हम नहीं गए। हमने उनकी नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नहीं कहा। मुझे नहीं लगता उनको किसी चीज का नोबेल पीस प्राइज चाहिए। पहले देखें कि इजराइल क्या कर रहा है। मतलब आज तो जो दुनिया की सबसे बड़ी जेनोसाइड की काउंसिल, उसने भी कह दिया कि वहां पे एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। तो उनको ये लग रहा है कि भारत हमारी खींची हुई रेखा पे क्यों नहीं चल रहा। वो नहीं समझना चाह रहे हैं कि हम ना आपकी यूक्रेन की लड़ाई में आना चाहते हैं और ना हम अमेरिका के भी जो एलाय बनना चाहते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो इंटरेस्ट है, ना हम 3 में है ना 13 में है, हम है 133 में, जो हमारी जनता है हिंदुस्तान के मुश्किलें काम कर रहे हैं। तो नवारो साहब हो या वो लिंडसे ग्रैम हो जो साउथ कैरोलिना के सेनेटर हैं, या स्कॉट बेसेंट हो जिन्होंने भी आज सवेरे स्टेटमेंट दिया, ये सब समझते हैं, पर ये इस बात से हताश है कि हिंदुस्तान हमारी खींची हुई रेखा पे क्यों नहीं चल रहा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कास्ट का कार्ड यूज कर रहे हैं, ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल किया और ये हमें कहते हैं कि महाराजा ऑफ टैरिफ है। मेरे हिसाब से तो नवारो साहब महाराजा मूर्खनेस के हैं। उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मोदी साहब की फोटो भी ट्वीट की थी जिसमें मोदी साहब मेडिटेट कर रहे हैं। तो ये इसको जान के राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं, जो कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग पिछले इलेक्शन में भी चलिए करते सुरेंद्र रहे। जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार मिताली का भी रुख कर लेते हैं। मिताली जी, खलबली आखिर अमेरिका के अंदर क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट, एक तरफ अमेरिका कभी भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है, और इसके बाद जब जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया, रिवर्स टैरिफ लगाया गया, और अब ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया गया है, इससे देखकर क्या समझ आ रहा है, क्या कदम अमेरिका का हो सकता है? जी पुनीता जी, तो थैंक यू मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। और मैं मतलब लाली जी और मैं कल से इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने न्यूज़ एक्स पे भी बात करी थी, और मैं यही कहूंगी कि ये जो पीटर नवारो है, सबसे पहले इनका इनका कैरेक्टर समझना इस पूरी स्टोरी के लिए अनफॉर्चुनेटली हमें पूरी तरह से समझना पड़ेगा। और ये जो है, ये कोई बहुत स्ट्रीट कैरेक्टर नहीं है। 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसमें पीटर नवारो की जो किताब थी उसका एक पूरा खुलासा किया गया था कि पीटर नवारो ने एक कैरेक्टर इन्वेंट किया है, मतलब कि अपने दिमाग से एक कैरेक्टर इन्वेंट किया है जिसका नाम है रॉन वेरा। और रॉन वेरा एक्चुअली कुछ भी नहीं है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो वो ट्रेड एक्सपर्ट के मतलब ट्रेड एक्सपर्ट की तरह उसे साइट करते हैं, लेकिन वो एक रियल इंसान नहीं है, वो केवल पीटर नवारो खुद ही है। तो मतलब इसके ऊपर एक पूरी तरह से एक्सपोजे हो चुका है अमेरिका में। तब भी पीटर नवारो प्रेसिडेंट ट्रंप के नंबर 1 एडवाइजर हैं आज की डेट में। तो मतलब आप ये समझिए कि जब हम अमेरिका से पहले बात करा करते थे, चाहे वो रिपब्लिकन हो या वो डेमोक्रेटिक हो, कोई भी रंग की सरकार हो, लेकिन वहां पर जो लोग थे सारे एक तरह से पढ़े लिखे थे, दुनिया को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए रहे हैं क्योंकि सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स ने, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, और यहाँ पर भी भारत की साइड पर भी, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, किसी के भी हो, सबने ये अपनी पॉलिटिक्स साइड में रखकर आगे अमेरिका और यूएस का रिलेशनशिप भारत के साथ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर हम लेकिन लॉजिक से डील कर ही नहीं रहे, हम तो फिक्शनल कैरेक्टर्स से डील कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं तब तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि कोई भी बात लॉजिक पर करी जाएगी, कोई भी बात डेटा पे करी जाएगी, कोई भी बात एविडेंस पे करी जाएगी। और ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से भारत, मतलब अगर यूनाइटेड नेशंस में इतनी स्ट्रेंथ होती तो आज भारत इसको यूनाइटेड नेशंस में लेके जाता कि आपने हमारे देश के मतलब हमारे जो डिस्कशंस इंटरनल होने चाहिए उसके इंटरनल अफेयर्स पे कोई और कैसे बोल सकता है। लेकिन अब तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर ही पूरी तरह से, एक तरह से कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो अब
सब वही कर रहे हैं जो उनको करना है, और हमारे पास और कोई रिकोर्स ही नहीं है। हमें उन कंट्रीज के साथ ही डील करना होगा जो आज भी एक तरह से रिस्पेक्ट फॉरेन पॉलिसी का करते हैं और रूल्स बेस्ड ट्रेड ऑर्डर को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन मिताली जी जरा ये समझाइए, लाली जी ने कहा कि जो भी स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है ये पॉलिटिकल सिनेरियो बनाने की कोशिश हो रही है, तो क्या समझा जाए ये ट्रंप के वोट बैंक के लिए हो रहा है या फिर वाकई में यूएस को भारत के साथ ट्रेड में प्रॉब्लम है? किस तरीके से मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे लाली जी ने भी कहा, एक तरह से हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करना, हमारे देश के बारे में ऐसे बोलना और ये कहना कि ये ब्राह्मण ही सिर्फ प्रॉफिट कर रहे हैं, एक तरह से ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो बनाने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनली कि जो मोदी जी की सरकार है वो एक इंक्लूसिव सरकार नहीं है, वो पूरे देश में अपने बेनिफिट्स स्प्रेड नहीं कर रही है, वो ऐसी सरकार है जो सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट करती है। अब ये बात अगर हमारे अपनी ऑपोजिशन, मतलब हमारे देश में अगर ऑपोजिशन जो है वो बोले तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑपोजिशन को बोलनी चाहिए, ऑपोजिशन का ये रोल है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहा नहीं है, जिसने भारत की डेवलपमेंट को देखा नहीं है, जिसने भारत में क्या स्थिति है उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है, बाहर से कोई ऐसे अगर हमें बोले तो हम क्यों उसकी बात सुने, हम क्यों उसकी बात को एक मिनट की भी इम्पोर्टेंस दें? तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक इंटरफियरेंस का माहौल बनाने की कोशिश और मतलब अपना एक गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ मोदी जी एससीओ में गए, मोदी जी ने जापान के साथ भी बात करी, इतनी सक्सेसफुल उनकी कॉन्वर्सेशंस हुई और अमेरिका एक तरह से इन कॉन्वर्सेशंस में नहीं थे। बिल्कुल सुरेंद्र सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी और ये सवाल हमने जनता से भी किया था, जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है क्या इसे समझा जाए कि अमेरिका की तरफ से जाते हिंसा भारत में फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या इस तरीके से भी देखा जाए? अमेरिका की ये स्ट्रेटजी है, अमेरिका की ये फॉरेन पॉलिसी है। डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कहा जाता है कि अमेरिका में तो कभी कू नहीं हो सकता क्योंकि वो अमेरिकन एम्बेसी नहीं है। तो अमेरिका को सूट करता है कि वो डिक्टेटरशिप्स क्रिएट करे और उनसे डील करे क्योंकि उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाती है। अब हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन ट्रंप साहब एक जर्नैल को जो कि इलीगली अपने आप को नाइट कर रहा है उसको लंच करा रहे हैं। तो एक बात को समझिए कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि वो किसी मुल्क को इतना स्ट्रांग होने दे कि कल को उन्हें आके दिखाए, क्योंकि ये इनका एग्जाम्पल चाइना ने कर दिया। चाइना भी एक राइस ग्रोइंग नेशन था बहुत साल पहले तक, नहीं आज से 40-45 साल पहले, पर इन्होंने चाइना को बिल्ड किया, टेक्नोलॉजी दी, आज वो चाइना उन्हें आके दिखा रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि वो वहां पे जाके सत्ता परिवर्तन करे, ऑपोजिशन को इस तरह की चीजें दे ताकि फिर वो कंट्री बैकफुट पे आएगी। जब बैकफुट पे आएगी फिर ये IMF, वर्ल्ड बैंक, CIA के थ्रू उसको उस कंट्री को चलाते हैं, जो बांग्लादेश में ही इन्होंने किया है। अभी सारा अमेरिका जो बांग्लादेश का खेल है वो सारा अमेरिका तो खेल रहा है, एक तरफ तो पाकिस्तान है उसको भी ये देखो करता रहा। तो ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी है कि किसी भी कंट्री को इतना मजबूत ना होने दो, जिसको कि ब्रिटिशर्स भी कहते थे डिवाइड एंड रूल, कि उन्हें बैकफुट पे रखो, उनके पॉलिटिशियंस को मुद्दे दो, उनके पॉलिटिशियंस को पैसे दो, उनको फंड करो, उसके बाद फिर आप उन कंट्रीज में पॉलिसी डिसीजन को अमेरिका के लिए, अमेरिकन कंपनी के लिए फेवर करो। तो ये एक बहुत सुलझी हुई चाल है, पर मार का खा गए कि जहां पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए तो उनको था कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम हल्ला करेंगे, वो डर जाएंगे, जैसे यूरोप डर गया, कोई 400 बिलियन के ऑर्डर दे रहा है, कोई 600 बिलियन के दे रहा है। हमने जवाब नहीं दिया उन्हें, पर हमारी साइलेंस इतनी बड़ी थी कि मोदी जी गए SCO में और जो उन्होंने सिर्फ 2 लीडरों के साथ बात क्या कर ली, मजाक क्या कर लिया, और कहीं ना कहीं यही मुलाकात अमेरिका के अंदर जो है खलबली पैदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह जी और मिताली जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात